गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई विश सभी अपने घर पे हेल्दी हों, अच्छे से हों। लास्ट टॉपिक में हमने जीन इंटेक्शन में इंटरजेनिक इनहेरिटेंस में इंटरजेनिक जीन इंटेक्शंस में 2-3 टॉपिक पढ़े थे एंड आज हम जीन इंटेक्शन से आगे प्रोसीड करेंगे बचे हुए टॉपिक्स के साथ। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। Gene induction. What is gene induction? When there are two gene or allele of a single gene interact with each other and affect the phenotype, this is known as gene induction. ये हमने पढ़ा। टाइप्स हमने पढ़े, 2 टाइप का था। वन वाज इंटरजेनिक, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, आज भी हमारा वही चलेगा। इंटरजेनिक जीन इंडक्शन में विद इन द सेम जीन में ये काम चल रहा होता है। और हम जानते हैं अगर एक ही जीन में काम चल रहा है तो बिटवीन द अलील्स ऑफ ए सिंगल जीन ये काम चल रहा होगा। इंटरजेनिक का मतलब होता है बिटवीन द 2 जीन्स, जहाँ पे 2 अलग अलग जीन्स के अलील्स में इंटरेक्शन चल रही होती है। इंटरजेनिक हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हेन द डोमिनेंस इज नॉट कंप्लीट। स्नैपड्रैगन का एग्जांपल के साथ हमने इसके क्रॉस को देखा था। देन हमने पढ़ा था कोडोमिनेंस, व्हेन बोथ द जीन्स आर इक्वली डोमिनेंट एंड एक्सप्रेसिंग देयर एक्सप्रेशन। एंड इसमें हमने पढ़ा था ब्लड ग्रुपिंग का एग्जांपल हमने पढ़ा था। सिकल सेल एनीमिया में कुछ एग्जांपल हमने इसके पढ़े थे। कोट कलर का एग्जांपल हमने पढ़ा। एंड ओवर डोमिनेंस का एक लास्ट हमने पॉइंट पढ़ा था ड्रोसोफिला के केस में। तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं इसको। ओवर डोमिनेंस में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हेटरोजाइगस कैसे मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट से हेटरोजाइगस कैसे ज़्यादा इफेक्ट शो कर सकता है। देखिए कुछ केसेस में रहता है, कुछ केसेस में क्या होता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज अ जीन HBS, क्लियर। इसका होमोजाइगस क्या हुआ ये, और इसका हेटरोजाइगस क्या हुआ, इसका हेटरोजाइगस हुआ ये। अब ये रिसेसिव तो नहीं कह सकते हम, कोडोमिनेंस का एग्जांपल हमने पढ़ा था इसको, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन। तो ये जो इसकी होमोजाइगस फॉर्म है और ये इसकी हेटरोजाइगस फॉर्म है। अब हेटरोजाइगस फॉर्म जो है ये जो होमोजाइगस फॉर्म से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है। और समझ में आया, ये तो लीथल कॉम्बिनेशन है, डेथ करवा देगा। ये डेथ तो नहीं करवाएगा, लेकिन इसका फायदा है ये मलेरियल पैरासाइट को ग्रो नहीं होने देता। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है ये मच बेटर है किससे, होमोजाइगस से। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर डोमिनेंस। ये ओवर डोमिनेंस का केस रह जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल अलील्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मल्टीपल अलील्स का टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम लीथल जीन कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे और फिर प्लियोट्रोपिज्म के कुछ एग्जांपल्स टॉपिक को पढ़ेंगे। तो we start with the multiple alleles. So as the name is suggesting, multiple allele के नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि यूजुअली अब तक हमने क्या पढ़ा है टिल नाउ वी हैड स्टडीड, क्या हमने पढ़ा है कि a gene is having 2 alleles। यही पढ़ा है हमने कि एक जीन के 2 एलील होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाइट का जीन लिया था, 2 एलील थे, कैपिटल T स्मॉल t। शेप का जीन लिया था, 2 जीन थे, कैपिटल R स्मॉल r। ये सब केस थे। तो ये जो केसेस थे ये यूजुअल केसेस रहते हैं। मल्टीपल एलील्स का रहता है। मल्टीपल एलील्स की क्या डेफिनेशन रहती है, व्हेन a gene is having more than 2 alleles। जब एक जीन के 2 से ज्यादा alleles प्रेजेंट रहते हैं then it is known as multiple allelism। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी जीन के 2 से ज्यादा allele हो सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक जीन है जी, इसके कई एलील्स हैं, G1, G2, G3, G4, G5 एंड सो ऑन अप टू G20. अभी मैं डोमिनेंट रिसेसिव की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एलील्स का नंबर 2 से ज्यादा है. लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में कितने होंगे? तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं किसी एक इंडिविजुअल में कितने होंगे एलील्स, और लेट्स सपोज 20 एलील है, किसी एक इंडिविजुअल में कितने मिलेंगे? एन इंडिविजुअल although will carry two of alleles. वो कोई भी हो सकते हैं, एनी टू, कोई भी दो हो सकते हैं. क्यों? ऐसा क्यों? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज डिप्लॉयडी, क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं. और मैं डिप्लॉयडी के ही केस में आंसर दे रहा हूं आपको ही, क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड होते हैं. अब डिप्लॉयडी का मतलब क्या है? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. डिप्लॉयडी का मतलब रहता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम. 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब है 2 सेट्स ऑफ जीन, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन होगा, एक टाइप का. तो किसी एक इंडिविजुअल में तो 2 ही मिलेंगे. जीन्स के अलील चाहे कितने भी हो, किसी एक इंडिविजुअल में वो 2 ही मिलेंगे. तो फिर सभी जीन्स कहाँ मिलेंगे? सभी अलील्स, ऑल द अलील्स फिर कहाँ मिलेंगे? They are present in gene pool of population. सारे जीन्स कहाँ मिलेंगे? वो सारी पॉपुलेशन से मिलेंगे. इस पॉइंट को समझिए. इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि अभी मैंने जो बात की आपके साथ, एक जीन है जी, इसके अंदर अलील्स हैं G1 से लेकर G20 तक. किसी इंडिविजुअल में कोई 2 G1 मिला, G3 मिला, किसी में मिला G1 G5, किसी में मिला G4 G10, किसी में मिला G7 G11. ऐसे करके कॉम्बिनेशंस बनते रहेंगे. डिप्लॉयड है तो 2 ही जीन्स मिलेंगे. तो ऐसे करके सारे के सारे एलील्स मिलेंगे. कोई एलील ज़्यादा मिल रहा हो, कोई कम मिल रहा हो, लेकिन मिलेंगे तो सारे. अब मैं बात करूं कि सारे एलील्स कहाँ मिलेंगे. ये सारी क्या बनती जा रही है? ये सारी बनती जा रही है पॉपुलेशन. तो पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी एक इंडिविजुअल में तो आपको 2 ही एलील मिलेंगे, वो कोई से भी 2 हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में आपको सारे एलील मिलेंगे. और इस पूरी को बोलते हैं हम जीन पूल. दिस कंप्लीट इज नोन एज जीन पूल. पॉपुलेशन जो रहती है वो जीन पूल रहती है. क्लियर? सो अभी हमने देखा था कि अगर आपके पास 2 जीन्स हैं तो आपके पास 3 जीनोटाइप बन गए थे. लेकिन अगर आपके पास 2 से ज्यादा एलील है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? सो राइट डाउन, इफ द, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता होता है, नंबर ऑफ अलील is n is the number of allele, clear? Then the number of possible genotype will be n into n plus 1 upon 2. ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को. अगर n, लेट सपोज कि किसी जीन के, लेट सपोज किसी जीन में 3 अलील्स प्रेजेंट हैं, तो पॉसिबल जीनोटाइप कितने रहेंगे? पॉसिबल जीनोटाइप रहेंगे आपके 6. फॉर्मूला में पुट करिए, आपको पता लग जाएगा. 3 into 3 plus 1 upon 2. तो this will be equal to 6. This is the formula to calculate the possible number of genotypes if there are n number of alleles present in population of a gene. Clear? N number of alleles of a gene, not population. तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, क्योंकि एग्जांपल्स जो रहते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं. एग्जांपल्स की बात करते हैं. अभी तक चल रहा है हमारा इंट्रासेनिक इंटरेक्शन. तो जो फर्स्ट एग्जांपल इसमें रहता है दैट इज ABO. कल भी हम बात कर रहे थे ABO ब्लड ग्रुपिंग. ये कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल था. ह्यूमंस के अंदर जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है उसका केस जो रहता है वो मल्टीपल लीजन का एग्जांपल रहता है. अब हम बात करते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में. तो समझिए, दिस कैरेक्टर, जो ये कैरेक्टर है, इज कंट्रोल्ड बाय, जो जीन है
जीन आई जीन है जो कि इसे कंट्रोल करता है। आई से यहाँ मतलब क्या रहता है, आइसोएग्लूटिनोसन। आई जीन की पोजीशन की बात करें तो जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है जीन। नाउ दिस जीन इज हैविंग 3 एलील्स। इस जीन के 3 एलील हैं, तो मल्टीपल एलीलिज्म हो गया। फर्स्ट जीन इज IA, second allele is IB, and third is small I. So this is dominant, and this is the recessive allele. recessive alleles है, और अगर हम उस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करें तो what will be the possible number of genotype? Possible genotypes क्या रहेंगे? There will be 6 genotypes possible. कौन कौन से रहेंगे? We can see. First is IA, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका। सेकंड IA, IB के साथ हो सकता है। थर्ड IB के साथ हो सकता है। फोर्थ IA स्मॉल आई के साथ हो सकता है। फिफ्थ IB स्मॉल आई के साथ हो सकता है। एंड सिक्स्थ इज स्मॉल आई के साथ हो सकता है। तो कल हमने पढ़ा था कि जो ये वाला कॉम्बिनेशन रहता है, दिस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन आपका किसका रहेगा? कोडोमिनेंसी का रहेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंसी। एंड व्हाट इज द फिनोटाइप? ए ब्लड ग्रुप रहेगा, इसमें बी ब्लड ग्रुप रहेगा। व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप? ए बी ब्लड ग्रुप रहेगा, ए ब्लड ग्रुप रहेगा, बी ब्लड ग्रुप रहेगा और ओ ब्लड ग्रुप रहेगा। क्लियर? सो देयर आर 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स रहते हैं, सॉरी 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स रहते हैं। और इन पॉसिबल जीनोटाइप्स में कितने टाइप के फिनोटाइप रिस्पॉन्सिबल हुए? 4 टाइप के, 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स। और अगर मैं वहीं बात करूं कि फिनोटाइप्स कितने आ रहे हैं, तो फिनोटाइप्स हमारे पास आ रहे हैं 4 टाइप के, ए बी ए बी एंड ओ। 4 फिनोटाइप रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सो अब हम इस जीन के थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं। तो दिस जीन एंटीजन, आपने ये एक चैप्टर था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो चैप्टर था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसमें भी आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था। तो यहाँ इसकी हल्की सी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं कि ये किस बिहाफ पे होता है। देखिए, ब्लड ग्रुपिंग जो रहती है ये कई टाइप्स की रहती है। क्लियर? हम जो कंसीडर करते हैं मेनली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है या आरएच ब्लड ग्रुपिंग है, इनको कंसीडर करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्हीं को मेंशन किया जाता है, यही हमें जरूरी रहती है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप बहुत अलग अलग टाइप के रह सकते हैं, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्योंकि ये मेन रहते हैं, इन्हीं को ही कंसीडर करना पड़ता है, तो ये मेन टाइप की ब्लड ग्रुपिंग रहती है। अब बात आती है कि ब्लड ग्रुपिंग होती किस वजह से है। तो ब्लड ग्रुपिंग का जो रीजन रहता है वो रहता है एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन्स प्रेजेंट रहते हैं वो ब्लड ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब ये वर्ड आप ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर आपका चल रहा है, उसमें आप ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे। एंटीजन्स जो रहते हैं दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर प्रोटीन्स या फिर आपका ग्लाइकोलिपिड या फिर आपके लिपोप्रोटीन्स भी रह सकते हैं। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो सेल की सरफेस से प्रेजेंट है दैट कैन एक्ट लाइक ए
एंटीजन दैट कैन एक्ट लाइक ए एंटीजन। अब मैं यहाँ बात करता हूँ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की। तो यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। ये जो ब्लड ग्रुपिंग है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ सिस्टम में क्या रहता है, हम जिस चीज को मेंशन करते हैं, देयर इज प्रेजेंट ए एंटीजन नोन एज एच एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पे एच एंटीजन प्रेजेंट है, दैट इज ए काइंड ऑफ ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, फ्यू शुगर, कुछ यूनिट्स रहते हैं, देयर इज मोनोसैकेराइड सिंगल शुगर, पॉलीसैकेराइड मैनी शुगर, फ्यू वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओलिगोसैकेराइड। और आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन, हमने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उसमें बाहर की तरफ ओलिगोसैकेराइड रहते हैं और ब्रांच भी रहते हो सकते हैं। और उनका काम क्या होता है, आपको ध्यान है ओलिगोसैकेराइड का काम क्या था? इनका काम होता है सेल रिकॉग्निशन में, सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। सो देयर इज प्रेजेंट ए एंटीजन नोन एज एच एंटीजन। लुक एट दिस, दिस इज द एच एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। दिस इज द सेल, ये आरबीसी का सेल है। आरबीसी की सेल के ऊपर देयर इज एंटीजन। लुक एट दिस, इस एंटीजन में कितनी 5 शुगर हैं, ग्लूकोज, देन गैलेक्टोज, देन एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, then galactose and then fructose. What is fructose? Fructose is actually 6-deoxy L-galactose. This is fructose. So this is an antigen present on the RBC surface, जिसको हम क्या बोलते हैं, H antigen. Clear? Now, if the body of individual, अगर individual की बॉडी पे, अब ये कंडीशन मैं समझा रहा हूं आपको क्या है, जीन आई जो है, इसकी जो आई ए फॉर्म है, अलील, जो आई ए अलील है, किसकी बात कर रहा हूं, ए अलील की। आई ए अलील जो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम नोन एज एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन ट्रांसफरेज। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये एंजाइम है एक ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एंजाइम का काम क्या होता है, आपने 6 क्लासेस पढ़ी एंजाइम्स की, उसमें ट्रांसफरेज क्लास थी। ट्रांसफरेज एंजाइम का काम क्या होता है, ट्रांसफरेज एंजाइम एक ग्रुप को एक सबसेट से दूसरे सबसेट पे ट्रांसफर करता है। ट्रांसफरेज एंजाइम जैसे अमीनो ट्रांसफरेज था, अमीनो ट्रांसफर का काम था अमीन ट्रांसफर करना, अमोनिया ट्रांसफर करना। अब यहाँ किसको ट्रांसफर करेगा, NAG, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन। अगर आई ए अलील प्रेजेंट हुआ तो ये अलील किसके लिए कोड करेगा, फॉर द एंजाइम, दिस इज एंजाइम, इस एंजाइम के लिए कोड करेगा। एंजाइम का नाम क्या है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन। तो इस एंटीजन के ऊपर एक और शुगर ट्रांसफर हो जाएगी, कौन सी, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन। लुक एट दिस, ये रहा, देख रहे हैं। अगर क्या प्रेजेंट था, आई ए अलील प्रेजेंट था, तो एच एंटीजन, क्योंकि इतना पार्ट तो सिर्फ किसका था, अभी हमने देखा था, इतना पार्ट किसका था, एच एंटीजन का था। यू कैन सी, दोनों को देखिए सेम है, ग्लूकोज गैलेक्टोज एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन गैलेक्टोज ग्लूकोज, कोई सेम। इसके ऊपर इस एंजाइम की वजह से क्या ट्रांसफर हो गया, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन ट्रांसफर हो गया। नाउ द एंटीजन विल चेंज इनटू, अब इस एंटीजन का नाम बदल गया, दिस एंटीजन इज नोन एज ए एंटीजन। ये अब आपका क्या है, ए एंटीजन है। क्लियर? तो आई ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए एंटीजन ऑन द सरफेस। सिमिलरली मैं बात करता हूं किसकी, आई बी की, जो आई बी अलील है। आई बी अलील जो है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम named as galactose transferase। तो अगर गैलेक्टोज ट्रांसफरेज काम करेगा तो वो कौन सी शुगर एच एंटीजन पे ट्रांसफर करेगा, गैलेक्टोज। लुक एट दिस, दिस इज योर एच एंटीजन, ये आपका क्या है, एच एंटीजन है, और इसके ऊपर कौन सी शुगर ट्रांसफर हुई है, गैलेक्टोज। दिस एंटीजन, द एच एंटीजन नाउ विल बिकम बी एंटीजन।
और ये किसकी वजह से हुआ, किस जीन की अलील की वजह से हुआ, आईबी की वजह से। आप सब पॉइंट समझ में आ रहे? तो अगर कोई भी अगर रिसेसिव अलील स्मॉल आई प्रेजेंट है तो स्मॉल आई विल रिस्पॉन्सिबल फॉर नो एंजाइम प्रोडक्शन, कोई एंजाइम प्रोडक्शन नहीं होगी, और जब कोई एंजाइम प्रोडक्शन नहीं होगी तो एच एंटीजन एज सच रहेगा। नाउ दिस इज नोन एज ओ एंटीजन। अगर एच एंटीजन के ऊपर कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा तो ये एज सच रह जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओ एंटीजन। अब पूरी कहानी क्या चल रही है, पूरी कहानी ये चल रही है कि अगर मान लो आरबीसी की सरफेस के ऊपर सारे एंटीजन कौन से प्रेजेंट है, ओ एंटीजन, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, और वो कब होगा, जब आई ए अलील रहेगा तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली बी के साथ बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और ए बी के केस में क्या रहेगा, ए एंटीजन प्लस बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है, दो टाइप के, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या था, दिस विल बी द कॉम्बिनेशन आई ए आई बी। तो ये एंजाइम भी बनाएगा, ये एंजाइम भी बनाएगा अलग से, दोनों शुगर ट्रांसफर होगी और ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ब्लड ग्रुप आ जाएगा आपका ए बी। और कोई भी शुगर ट्रांसफर नहीं होती तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाता, सो दिस इज द योर एग्जैक्ट मैकेनिज्म फॉर द formation of blood group on the surface of RBC, and because there are 3 different types of alleles, 3 different types के allele थे, more than 2 alleles थे, ये combinations थे, so there are 6 possible genotypes and 4 possible phenotypes, and this is the example of your multiple allelism। अब ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, क्या कि जो ब्लड ग्रुपिंग हुआ, ब्लड ग्रुप कौन सा मेंशन करना पड़ता है, एबीयू ब्लड ग्रुप। ये हमने इससे पहले किसका एग्जांपल पढ़ा, कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल पढ़ा, और प्लस ये किसका एग्जांपल पढ़ा, मल्टीपल अलीलिज्म का भी एग्जांपल पढ़ा। तो क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है। ब्लड ग्रुप 2, एबीयू ब्लड ग्रुप 2 टाइप के जीन इंटरेक्शन एक्सप्रेस करता है, दोनों को ध्यान से समझिएगा। ये हमारा मेन टाइप था ब्लड ग्रुपिंग का। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर मैं कुछ दूसरे एग्जांपल्स की बात करूं मल्टीपल अलीलिज्म में, तो आपको ध्यान होगा एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन एंजियोस्पर्म्स। आपको ध्यान है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में पढ़ा था कि अलील एस जीन है जिसके काफी अलील प्रेजेंट है, S1, S2, S3 एंड सो ऑन। So that was example of, क्योंकि एक जीन है उससे काफी एलील्स प्रेजेंट है, अगेन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। सिमिलरली another example is coat color in rabbit, रैबिट से अंदर कोट कलर का एग्जांपल है। सिमिलरली जो आई कलर का जीन है किसके केस में, ड्रोसोफिला के केस में, आई कलर जीन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म। तो सबसे मेन एग्जांपल तो क्या रहेगा, एबीयू ब्लड ग्रुपिंग रहेगा, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा ये एग्जांपल्स भी आपको ध्यान रखें, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, बाकी जो एग्जांपल्स रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीपल एलीलिज्म। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहता है दैट इज लीथल जीन्स। लीथल जीन्स, so as the name is suggesting, lethal, they causes the death. So what is lethal gene? Lethal gene, those genes which causes the death of organism which carry them. वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में ये प्रेजेंट होंगे, दे विल रिजल्ट्स इनटू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये बनते कैसे हैं? सच जीन्स आर फॉर्म्ड, यूजुअल जो म्यूटेशंस की वजह से,
बाय म्यूटेशन जो हमारे फंक्शनल जीन्स रहते हैं, बाय म्यूटेशन इन द नॉर्मल जीन्स। कोई जीन है जो वाइटल था, जिसका प्रोडक्ट वाइटल था, और उसमें म्यूटेशन हुई, नया जो प्रोटीन था वो पॉइजन की तरह काम करने लगा, एंड दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये जो जीन है इसकी जो म्यूटेटेड फॉर्म है ये लीथल फॉर्म हो गई है। अभी किस फॉर्म में लीथल रहेगी ये वेरी करता है, ऐसा नहीं होता कि जीन लीथल हो जाता है। अब क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि सर आप कहेंगे कि ये जो लीथल जीन है ये एग्जिस्ट ही क्यों करेगा पॉपुलेशन में, निकल जाएगा पॉपुलेशन से बाहर, क्योंकि जब इसने ऑर्गेनिज्म की डेथ ही करवा दी। तो ये डिपेंड करता है कि लीथलिटी की डिग्री क्या है, डिग्री इन द सेंस वो कब करवा रहा है और किस कंडीशन में करवा रहा है, किस कॉम्बिनेशन में करवा रहा है। लेट्स सपोज कि पूरा डोमिनेंट जीन है, फुल डोमिनेंट लीथल जीन, पूरा डोमिनेंट लीथल जीन है, इट विल कॉजेस द डेथ इन होमोजाइगस प्लस हेटेरोजाइगस, दोनों फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में डेथ करवा देगा, इसीलिए ये बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। देयरफॉर विल बी एलिमिनेटेड। ऐसा जो जीन होगा वो बहुत जल्दी पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जब कोई जीन डेथ करवाएगा तो वो अगली जनरेशन में पास कैसे होगा, पास ही नहीं होगा। और पॉपुलेशन का जिस हिस्से में वो प्रेजेंट है उनकी डेथ होगी, नेक्स्ट जनरेशन में गया नहीं, पूरी पॉपुलेशन से गायब हो गई। लीथल जीन्स के केस में जो डेथ रहती है, डेथ इज आइदर प्रीनेटल और पोस्टनेटल, क्लियर, एंड प्रायर टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। खैर ये भी डिपेंड करता है, डिस्कवरी की बात करें, अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे किस चीज पर डिपेंड करता है, अभी हम उसमें देखेंगे। अगर डिस्कवरी की बात करें तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुसियन क्यूनॉट 1905 में। लुसियन क्यूनॉट ने सबसे पहले लीथल जीन्स को डिस्कवर किया था। तो उससे पहले हम एक बार टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ लीथल जीन्स। तो डेफिनेशन क्लियर है, व्हाट इज लीथल जीन? लीथल जीन वो जीन जो कैरियर इंडिविजुअल को की डेथ करवा देगा, क्लियर। और ये नॉर्मल जीन्स में ही म्यूटेशन की वजह से बनते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट की इनके टाइप्स रहते हैं, उस टाइप्स के बेसिस पे हम देखते हैं। टाइप्स की अगर मैं बात करूं, सो फर्स्ट इज एब्सोल्यूट लिथैलिटी। एब्सोल्यूट लिथैलिटी को कंप्लीट लिथैलिटी भी बोला जाता है। ये कंप्लीट लिथल जिसकी भी हम बात कर रहे थे, एब्सोल्यूट लिथैलिटी में डेथ हो जाएगी एम्ब्रियोनिकल स्टेज में, डेथ इन एम्ब्रियोनिकल स्टेज, बर्थ से पहले ही डेथ हो जाएगी। कंप्लीट लिथैलिटी अगर जीन की रहती है तो। एंड द सेकंड इज सब लिथैलिटी, या इसको हम बोल सकते हैं सेमी लीथल। सेमी लीथल केस में, या इसको सब वाइटल भी बोल दिया जाता है, सब वाइटल। इससे केस में क्या रहता है, डेथ रहती है आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद, बट बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले होगी डेथ, होगी लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले हो जाएगी, क्लियर। एंड द थर्ड केस इज दैट इज नोन एज योर डिलेड लिथैलिटी। डिलेड लिथैलिटी में डेथ होगी कब?
आफ्टर सेक्सुअल मेच्योरिटी। तो अगर मैं बात करूं इनके हायरार्की की, सबसे ज्यादा चांसेस एग्जिस्टेंस के किसके रहेंगे? डिलेड लेथलिटी के, क्योंकि इंडिविजुअल की डेथ कब हो रही है? ये इंडिविजुअल की डेथ करवाता है सेक्सुअल मेच्योरिटी के बाद, और अगर सेक्सुअल मेच्योरिटी के बाद डेथ करवाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन में तो ट्रांसफर हो ही चुका होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिलेड लेथलिटी। इसके अलावा भी एक कैटेगरी रहती है, दैट इज नोन एज कंडीशनल लेथलिटी। कंडीशनल लीथल, कंडीशनल लीथल जीन्स के केस में क्या रहते हैं? डेथ इज अंडर स्पेसिफिक एनवायरमेंट कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशंस। कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी, उन्हीं की वजह से डेथ होगी, वरना डेथ नहीं होगी। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फेविज्म का। फेविज्म का एग्जांपल हम आगे भी पढ़ेंगे। फेविज्म जो है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है मुझे बताइएगा। आपने पढ़ी है बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट, प्लांट फिजियोलॉजी, अपकमिंग टेस्ट का सिलेबस भी है हमारा, हम एक बार 2 बार रिवाइज कर चुके हैं। कहाँ ये एंजाइम यूज होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। खैर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी से जो डिसीज होता है फेविज्म, पेशेंट जब फावा बीन्स कंज्यूम करता है तो अनीमिया हो जाता है, दैट इज कंडीशनल लेथलिटी, उसको कंडीशनल लेथलिटी बोला जाता है। क्लियर? तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं लीथल जीन्स के केस में। एग्जांपल्स को ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट एग्जांपल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन माउस, जिसकी हम बात कर रहे थे 1905 में। एल क्यूनॉट ने जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो यही ऑब्जर्व किया था। उसी की ऑब्जर्वेशन थी ये। व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन? एक्चुअली जो उसने क्रॉस करवाई, उस क्रॉस में क्या था, उसने मतलब पहले मैं वर्बली बताता हूँ कि 2 येलो उसने माउस लिए और उनकी क्रॉस करवाई, और येलो हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे। तो फॉर एग्जांपल आप 2 हेटेरोजाइगस स्टॉल को क्रॉस करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 3:1 का रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके पास रिजल्ट आया 2:1, क्योंकि एक की डेथ हो रही थी। अब कंडीशन क्या है पूरी समझिए। कोट कलर इन माउस के केस में क्या है? कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन ए। एक जीन है ए जो इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। दिस इज वाइल्ड अलील। वैसे वाइल्ड को हम पॉजिटिव से शो करते हैं, लेकिन हमने यहां से ए ही शो किया हुआ है। ए जो अलील है, जिसका वाइल्ड अलील है, अगर मैं वाइल्ड अलील की बात करूं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अगाउटी कलर। ये जो है अगाउटी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगाउटी कलर असल में क्या होता है? ये ब्लेंड होता है, एक टाइप का ब्लेंड ऑफ ब्लैक एंड येलो। ब्लैक और येलो का ब्लेंड रहता है ये जो अगाउटी कलर रहता है, तो उनका मिक्सअप सा होता है, मतलब ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो मैं बता दूं कि ये जो ब्लेंड है, ये ब्लैक और येलो, यहाँ पे मतलब मैं जीनोटिपिक या फिनोटिपिक ब्लेंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कलर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अर्चना फिर क्वेश्चन रेज कर देगी कि सर ये ब्लेंडिंग होगी। दोबारा ब्लेंडिंग नहीं हुई है, ये सिर्फ मैं कलर को शो करने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। इसका एक म्यूटेटेड अलील था, म्यूटेटेड अलील था इसका AY। ये जो अलील था, दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो हेयर। ये जो था ये येलो हेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इस येलो बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। एंड इसकी जो रिसेसिव अलील था स्मॉल a,
दिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक बॉडी कलर, ब्लैक हेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अब कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी, अगर मैं इनकी डोमिनेंस की हायरकी की बात करूं, डोमिनेंसी की हायरकी की बात करूं, तो ये, देन ये एंड देन ये, दिस इज द हायरकी ऑफ डोमिनेंस। अब कंडीशन क्या थी? उसने क्रॉस क्या करवाई? क्रॉस जो उसने करवाई थी, उसने हेटेरोजाइगस येलो लिया। हेटेरोजाइगस येलो जो क्रॉस थी, उसमें हेटेरोजाइगस येलो लिया और उसी क्रॉस कराई उसने किसी से, हेटेरोजाइगस येलो से। सेल्फिंग तो एनिमल्स में पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो हेटेरोजाइगस येलो ये था, दिस वाज हेटेरोजाइगस येलो। क्रॉस करवाएगा किसके साथ? हेटेरोजाइगस येलो के साथ। दिस वाज द केस ऑफ हेटेरोजाइगस येलो। तो मैं वाइल्ड टाइप को शो कर देता हूँ पॉजिटिव के साथ। तो रिजल्ट हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, रिजल्ट क्या रहा। लुक एट दिस, दिस इज द केस, येलो हेटेरोजाइगस, दिस इज फॉर योर व्हिच वन, वाइल्ड टाइप, दिस इज हेटेरोजाइगस येलो। क्रॉस करवाया, क्रॉस के बाद A positive, this will be agouti. AY A positive, this will be yellow. बट जो ये कंडीशन थी, इस कंडीशन में लीथल, दिस इज लीथल कॉम्बिनेशन। ये जो आपका है लीथल कॉम्बिनेशन है और डेथ हो रही है। तो देखा जाए तो रिजल्ट क्या आया? एक 3 या 3 नहीं, हम कहेंगे इसको, हाँ बिल्कुल ठीक, ये येलो था, ये येलो था, होना तो ये भी येलो ही चाहिए था। तो 3 येलो, एक अगौटी, रेशो होना चाहिए था 3:1, लेकिन क्योंकि एक की डेथ हुई है तो रेशो रह गया 2:1। तो मॉडिफाइड रेशो रहा 2:1। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता होता है, क्या कि लीथल कॉम्बिनेशन में जो रेशो मॉडिफाई होता है वो 3:1 से मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है? 2:1 बन जाता है। 2:1 पे ये मत सोचिएगा कि इनकरेक्ट है, लीथल कॉम्बिनेशन में आ जाता है। कई बार होता है कि वो क्वेश्चन में जिक्र भी नहीं करता है कि वो लीथल लीव्स की बात कर रहा है। वो क्या करेगा? सीधा आपको एक क्रॉस देगा मोनोहाइब्रिड, उसमें कहेगा कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि रेशो 2:1 आया, और एक ऑप्शन दे देगा नॉट पॉसिबल, और आप उसे टिक कर देंगे क्योंकि रेशो 3:1 आना चाहिए था। नहीं, लीथल कॉम्बिनेशन में रेशो 3:1 नहीं आता, 2:1 रहता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये डोमिनेंसी, डोमिनेंट लीथल का एग्जांपल हो गया, क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन में डेथ हो रही है। कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं है, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंसी में हेटेरोजाइगस में भी डेथ करवा रहा होता है। क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीथल एलील। तो पहला एग्जांपल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है। तो इस केस में होगा क्या? इस केस का जो रिजल्ट रहेगा, जो ए पॉजिटिव सर्वाइव करेगा, और इसका कलर क्या रहेगा? अगौटी, सिंगल केस। जो येलो रहेंगे, येलो में से 2 केस किसके रहेंगे? ए वाई, ए पॉजिटिव के 2 केस रहेंगे, और एक केस रहेगा ए वाई एंड ए वाई सिंगल, और इसकी डेथ हो जाएगी। 2 केसेस के रेशो आएगा 1:2, मॉडिफाइड रेशो रहेगा 1:2। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, ड्रोसोफिला में। तो ड्रोसोफिला में भी कुछ, अब जो बाकी एग्जांपल्स हैं उनमें कुछ आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस कैरेक्टर के ऊपर है। ड्रोसोफिला के केस में बहुत से सब लिथलिटी के एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल, जीन फॉर वेस्टिजियल जीन, वेस्टिजियल विंग्स का जो जीन है, या जीन फॉर वाइट आई का जो जीन है, ये दोनों के दोनों सब लीथल जीन्स के एग्जांपल हैं। सब लीथल जीन्स के एग्जांपल हैं। डेथ होगी आफ्टर बर्थ, बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा एग्जांपल्स का। तीसरा फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, प्लांट्स का केस है स्नैपड्रैगन का। अभी तक जो एग्जांपल हमने पढ़े वो एनिमल्स के केस थे, ये जो एग्जांपल है वो स्नैपड्रैगन का है।
स्नैपड्रैगन कल भी हमने एग्जांपल पढ़ा था, एंटीराइनम मेजस प्लांट, क्लियर। तो एंटीराइनम मेजस प्लांट के अंदर जो लिथलिटी का केस है, इसमें समझिए किस हिसाब से है। हमें यहाँ पे 3 टाइप के प्लांट्स मिलते हैं स्नैपड्रैगन के अंदर। फर्स्ट जो है वो रहते हैं ग्रीन कलर के, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल सिंथेसिस प्रॉपर चल रही होती है और प्रेजेंट रहता है, कलर रहता है ग्रीन। दूसरा जो हमें प्लांट मिलता है स्नैपड्रैगन के केस में, दैट इज येलोइश कलर, येलो कलर के। इनके केस में क्या रहता है, इनके केस में कैरोटीनॉइड डोमिनेट करता है। तो कैरोटीनॉइड का कलर आपको पता है येलो ऑरेंज रहता है। तो कैरोटीनॉइड डोमिनेंसी की वजह से इनका जो कलर आता है वो पेल येलो कलर या कुछ गोल्डन अपीयरेंस रहता है उसमें, क्योंकि कई बार गोल्डन लिखा होता है, या ये वर्ड यूज किया जाता है ओरिया, वो इस अपीयरेंस के लिए है। पेल येलो या गोल्डन अपीयरेंस के लिए वर्ड यूज कर दिया जाता है, ओरिया प्लांट्स इसके लिए यूज किया जाता है। और जो तीसरा केस है दैट इज व्हाइट कलर। व्हाइट कलर के केस में पिगमेंट्स बनते ही नहीं, पिगमेंट्स हैं वो नहीं बनते। व्हाइट कलर के केस में पिगमेंट्स नहीं बनते, ठीक है। अब समझिए जीन रिस्पॉन्सिबल कौन सा है इसके लिए। जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कैपिटल सी जीन। जीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल सी जीन। इसकी जो होमोजाइगस कंडीशन है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर प्लांट। होमोजाइगस कंडीशन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द ग्रीन कलर प्लांट। इसकी जो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है, ये कौन सी है, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द ग्रीन कलर। सेकंड जो हमने पढ़ा दैट इज रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गोल्डन व्हाइट कलर। पिगमेंट बन ही नहीं रहा है, इस केस में पिगमेंट बनता ही नहीं है। तो गोल्डन कलर कब आता है, गोल्डन कलर जो है या पेल येलो कलर जो है वो कब आता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कलर कैसा रहता है, गोल्डन रहता है, गोल्डन कलर का अपीयरेंस आता है, क्लियर। तो 3 टाइप की कंडीशन इसमें रहती है। अब जब हम इसे क्रॉस करवाते हैं, जब 2 क्रॉस करवाई किसकी, बिटवीन 2 ओरिया या गोल्डन प्लांट्स, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, रिजल्ट आएगा आपके पास कैपिटल सी, एक केस ग्रीन, कैपिटल सी स्मॉल सी 2 केस गोल्डन, एंड स्मॉल सी एक केस व्हाइट। एक केस किसका रहेगा, व्हाइट का रहेगा, और व्हाइट की क्या हो जाएगी, इस केस में व्हाइट जो रहेगा उसकी डेथ हो जाएगी। रिजल्टिंग जीनोटाइप आपके पास आ जाएगा 2:1 मॉडिफाइड रेशियो। ये आपको मॉडिफाइड रेशियो बन जाएगा 2:1 का। लेकिन आपको यहां जो ध्यान रखनी है, जो इस केस में लीथल कॉम्बिनेशन है, लीथल कॉम्बिनेशन इस केस में रिसेसिव है। जैसा हमने कोट कलर के केस में पढ़ा था, लीथल कॉम्बिनेशन कैसा था, डोमिनेट था, यहाँ लीथल कॉम्बिनेशन कैसा है, रिसेसिव है, क्लियर। इसके अलावा जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, ध्यान रखिएगा उनको भी। जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल है कंजेनिटल इक्थियोसिस का, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ह्यूमंस में मिलती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि स्किन जो रहती है चिल्ड्रन की, जो स्किन रहती है वो लेदरी हो जाती है, क्रस्टेड लेदरी स्किन रहती है इस केस में। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लीथल कॉम्बिनेशन। सिमिलरली इन केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया के केस में
एच बी एस का जो कॉम्बिनेशन था, ये जो कॉम्बिनेशन था ये लीथल कॉम्बिनेशन है, इट इज ए लीथल कॉम्बिनेशन। और क्वेश्चन आ जाता होता है इस पे लीथलिटी कैसी रहती है, सब लीथलिटी, इस कंडीशन में सब लीथलिटी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके अलावा भी एग्जांपल है ह्यूमंस के केस में। एक एग्जांपल है ब्रैकीफेरेंजी का। देयर इज सम मोर एग्जांपल। ब्रैकीफेरेंजी का एग्जांपल है। ब्रैकीफेरेंजी, what is brachyphalangy? The condition is known by one bone missing in phalanges. Phalanges की एक बोन जो है वो मिस हो जाती है, एंड द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल इज, इसके लिए जो कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है होमोजेगस, दिस इज लीथल कॉम्बिनेशन, लीथल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीथल जीन्स। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें कौन सा था? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल था कोट कलर ऑफ माउस वाला। क्वेश्चन जो रहेंगे किसने डिस्कवर किया था, किस टाइप की लीथलिटी है, एंड इसके बाद रेशियो मॉडिफाइड क्या रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ योर लीथलिटी। नाउ इज आवर लास्ट टॉपिक। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपिक जीन्स, प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपी दो वर्ड से मिलकर बनता है। प्लियोट्रॉपिक का मतलब रहता है मूव अवे, व्हेन इट मूव अवे फ्रॉम इट्स प्राइमरी इम्पैक्ट एंड ऑल्सो अफेक्ट द अदर कैरेक्टर्स, so that's why pleiotropism इसको नाम मिला। So what is the definition? It is the ability of a gene to have multiple phenotypic effects। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या? लेट्स सपोज एक जीन है, लेट्स सपोज एक कैरेक्टर है A, सिमिलरली कैरेक्टर B, सिमिलरली कैरेक्टर C, कैरेक्टर D। व्हाट इज प्लियोट्रॉपिज्म? कि एक जीन है X जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। क्लियर? इसको बोला जाता है प्लियोट्रॉपिज्म। दिस इज नोन एज प्लियोट्रॉपिज्म। कौन सा समझ रहा है? एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं दूसरा ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझिए। लेट्स सपोज देयर इज ए कैरेक्टर E एंड द कैरेक्टर E, इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन A, जीन B एंड जीन C। क्लियर? तो ये दो कंडीशंस हैं। पहली जो कंडीशन है उसमें तो क्या है कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है। दिस इज द केस ऑफ प्लियोट्रॉपी। और जब एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ पॉलीजेनी। ये पॉलीजेनी का केस होता है, एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं। ये भी हम आगे बढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव ट्रेट से आते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। प्लियोट्रॉपिज्म, व्हाट इज प्लियोट्रॉपिज्म? एबिलिटी ऑफ ए जीन टू अफेक्ट have multiple phenotypic effect. This is known as pleiotropism. Next point, it is not essential. It is not essential that all the phenotypes are equally affected. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो phenotypes रहेंगे वो equally affected रहेंगे। कम ज़्यादा हो सकते हैं। All the phenotypes are equally
अफेक्टेड कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम जो अफेक्ट रहते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट तो रहेगा मेजर अफेक्ट, जिसको वो प्राइमरली अफेक्ट कर रहा है, मोर एविडेंट इफेक्ट, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्लियर। और जो दूसरा रहेगा दैट इज माइनर इफेक्ट, और उसके जो सेकेंडरी इफेक्ट रहेंगे जो कि लेस एविडेंट रहेंगे, क्लियर। सो प्लियोट्रॉपिज्म के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, दोनों ही बातें हैं। लाइक प्लियोट्रॉपिज्म की एक डीमेरिट क्या है, इट लिमिट द रेट ऑफ मल्टी वेरिएट इवोल्यूशन। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ओलंपियाड के कुछ पेपर में क्वेश्चन था ये जो है ये मल्टी वेरिएट इवोल्यूशन को लिमिट कर देता है, डाइवर्सिटी नहीं होने देता, क्योंकि एक ही जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर सभी अलग अलग कंट्रोल करते तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ती है, क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, एंड बिकॉज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर अफेक्टेड, द नंबर ऑफ traits are affected and collectively हम उनके लिए वर्ड यूज कर देते हैं सिंड्रोम। नो डाउट ये ज्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर्स में रहता है, तो प्लियोट्रॉपिज्म का इफेक्ट भी ज्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर्स में रहता है। सो इन मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स में प्लियोट्रॉपिज्म का इम्पैक्ट रहता है, प्लियोट्रॉपिज्म का, क्लियर। अब अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें कि किस मैकेनिज्म के थ्रू प्लियोट्रॉपिज्म काम करता है, तो जैसा एनसीईआरटी स्टेट करती है, ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, जैसा एनसीईआरटी स्टेट करती है कि क्योंकि प्लियोट्रॉपिज्म में क्या रहता है, जो जीन रहता है वो मेटाबॉलिक पाथवेज को अफेक्ट करता है, अफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक पाथवेज, जीन अफेक्ट द मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवेज की मतलब मेटाबॉलिक पाथवे से केस में क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवेज जो एक सेल के अंदर चलते रहते हैं ये इंटरलिंक्ड रहते हैं बहुत केसेस में। जैसा आपने क्रैब साइकिल में नहीं देखा था, एक सबसेट किसी दूसरे की फॉर्मेशन में भी यूज हो रहा है, एक सबसेट कहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस चल रही है या कुछ भी कोई मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन चल रही है जिनमें एक सबसेट एंटर कर रहा है या बाहर निकल रहा है, कुछ भी इंटरमीडिएट्स हैं वो एक ही पाथवे में चल रहे हैं, वो मल्टीपल पाथवे में एंटर कर रहे होते हैं। इसलिए जो मेटाबॉलिक पाथवे रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इंटरलिंक्ड रहते हैं। इसीलिए, और जब वो इंटरलिंक्ड रहते हैं, एक सबसेट आपने रिमूव किया या हटा दिया या कुछ भी हुआ तो उसका इम्पैक्ट एक से ज्यादा फिनोटाइप्स पे पड़ता है, क्योंकि वो एक से ज्यादा मेटाबॉलिक पाथवे को अफेक्ट करते हैं, क्लियर। तो दिस इज द केस ऑफ योर प्लियोट्रॉपिज्म। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में जो सबसे पहला एग्जांपल है जो हमारी बुक में दिया हुआ है, दैट इज ऑफ फिनाइल कीटोनुरिया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फिनाइल कीटोनुरिया का, एनसीईआरटी में प्लियोट्रॉपिज्म का यही एग्जांपल दिया हुआ है। सो व्हाट इज फिनाइल कीटोनुरिया? इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर को हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स का टॉपिक चलेगा। तो व्हाट इज द केस? देयर इज एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो है, अब आपको ध्यान होगा कि व्हाट इज फिनाइल एलेनिन? दिस इज ए एरोमेटिक अमीनो एसिड, aromatic amino acid, and this enzyme is responsible for the metabolism of the phenylalanine. As you know, हमारी बॉडी अमीनो एसिड एक्यूमुलेट नहीं करती है, तो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज कर दिया जाता है, तो उस मेटाबॉलिज्म में ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है। लेकिन इस डिसऑर्डर में क्या रहता है? फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम is
डेफिशिएंट। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एब्सेंस रहती है, और फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एब्सेंस की वजह से क्या होता है कि जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड है, इट स्टार्ट accumulate in the body tissue में accumulate होना start हो जाता है। This gene responsible for this enzyme is present over chromosome number 12 पे प्रेजेंट रहता है। तो ये तो इसका प्राइमरी इम्पैक्ट हो ही गया कि फिनाइल एलेनिन जो फिनाइल एलेनिन है वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि ये तो इसका मेन इम्पैक्ट हुआ, इसके साथ साथ अदर इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया। अदर इफेक्ट्स में सबसे पहले आता है मेंटल रिटार्डेशन। इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है क्योंकि प्रॉब्लम क्या रहती है, प्रॉब्लम ये रहती है कि ये टिश्यू में अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और खास करके नर्वस टिश्यू और इंटेगुमेंट्री टिश्यू इसमें ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। नर्वस टिश्यू, दैट्स व्हाई मेंटल रिटार्डेशन, और इंटेगुमेंट्री मतलब स्किन से रिलेटेड, दैट्स व्हाई रिडक्शन इन पिगमेंटेशन ऑफ हेयर्स एंड स्किन। खैर इस डिसीज को हम दोबारा पढ़ेंगे, वहां प्रॉपर पूरा मेटाबॉलिज्म का चार्ट पढ़ेंगे, वहां पे हमारा दोबारा ही पार्ट आ जाएगा। तो these are the other impact along with the disturbance in metabolism of phenylalanine. That's why this is the example of your pleiotropism. Second जो एग्जाम्पल रहता है दैट इज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स ही हैं ज्यादातर इसमें। सेकंड एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया के केस में भी क्या होता है, जो म्यूटेटेड एलील रहता है, म्यूटेशन, मैं यहाँ डिटेल नहीं करवा रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया की डिटेल मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ प्लियोट्रोपिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। सिकल सेल एनीमिया को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। ऐसा ही मैंने फिनाइलकेटोनुरिया के लिए आपको कहा था, कहीं आप सोचेंगे बुक में ज़्यादा डिटेल दी हुई है, वो हम उसी के साथ ही दोबारा पढ़ेंगे। तो जो म्यूटेशन होती है HBA एलील में, एंड दैट विल चेंज टू HBS एलील विच इज द म्यूटेटेड एलील, जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्या रहता है, इम्पैक्ट इसका ये आता है कि जो बीटा चेन रहती है हीमोग्लोबिन की, दैट विल बिकम म्यूटेटेड, वो म्यूटेटेड हो जाती है। और आरबीसी की जो शेप रहती है वो यूजुअली क्या रहती है, यूजुअली आरबीसी की शेप रहती है, हमें पता है वो बाइकनकेव आरबीसी रहती है, दैट विल चेंज टू सिकल शेप, सिकल शेप चेंज हो जाती है। तो इसके साथ साथ बाकी जो इम्पैक्ट आते हैं जैसे ब्लड लॉस है, क्लियर, एनीमिया है, ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स हैं, ये भी इसके साथ साथ इम्पैक्ट रहते हैं। ये सारे के सारे रिलेटेड इफेक्ट्स हैं। सो एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो केस ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। सिमिलरली ह्यूमंस को छोड़ के अगर हम किसी बाकी एनिमल्स की बात करें तो एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, हमने अभी पढ़ा था जीन फॉर स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, ध्यान है, ये जीन जो था इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस, इट ऑल्सो affect the seed shape। किसकी बात चल रही है, गार्डन पी की बात चल रही है, पाइसम स्टाइलम की बात चल रही है। ये गार्डन पी में स्टार्च मेनली जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस के लिए, लेकिन ये किसको इम्पैक्ट करता है, सीड शेप को भी इम्पैक्ट करता है। एंड इसी के साथ साथ जैसे ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में भी प्लियोट्रोपिज्म के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे द जीन ऑफ आई कलर, ड्रोसोफिला के केस में ये इन पे क्वेश्चन कम रहते हैं। आई कलर का जो जीन है
that is influencing the eye color, no doubt. But along with this, along with eye color, जो बाकी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जिनको इन्फ्लुएंस करता है, जैसे फॉर एग्जांपल साइज ऑफ द विंग्स, उनको इम्पैक्ट करता है। इसके साथ साथ फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। इसके साथ साथ लॉन्गटिविटी ऑफ द एनिमल को भी इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ पोजीशन ऑफ द डोर्सल बॉडी ब्रिस्टल्स, बॉडी के ऊपर ब्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं, उनकी पोजीशन को भी इम्पैक्ट करता है। सो देयर आर मल्टीपल इफेक्ट, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो ए प्लियोट्रॉपिक जीन। ये भी कैसा हुआ, एक प्लियोट्रॉपिक जीन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन्स। तो इसी के साथ हमारा इंट्रासेनिक इंटरेक्शन का पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रासेनिक इंटरेक्शन। उससे पहले हम ले लेते हैं क्विक रिवीजन। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ, आज हमने किस टॉपिक से स्टार्ट किया, विद द मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स में एक से ज़्यादा मोर देन 2 अलील्स का केस रहता है, एंड किसी एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही रहेंगे। रीजन विल बी डिप्लॉयडी। सभी कहाँ मिलेंगे, इन द पॉपुलेशन, सारे के सारे पॉपुलेशन मिलेंगे। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप। ठीक है, एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का। उसका हमने मैकेनिज्म पढ़ा, कौन कौन से जीनोटाइप थे, तो ब्लड ग्रुपिंग 2। बाकी एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का पहले एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। लीथल जीन का केस हमने पढ़ा, जो डेथ करवा रहे थे कैरियर ऑर्गेनिज्म की। जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसने डिस्कवर किया था, और टाइप्स पे भी क्वेश्चन आ जाते होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है इनहेरिटेंस ऑफ कोट कलर इन माउस। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें, क्योंकि क्यूनॉट ने इसी में ही सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। बाकी एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमने तीसरा जो केस पढ़ा, दैट इज ऑफ प्लियोटॉपिज्म। तो प्लियोटॉपिज्म एक से ज्यादा इम्पैक्ट रहते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है, दिस इज द केस ऑफ प्लियोटॉपिज्म। लेकिन एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल रहता है, दिस इज द केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस है। सो इसमें जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ा, दैट इज ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया। एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसके अलावा भी एग्जांपल्स है, जैसे सिकल सेल एनीमिया का था, सार्च सिंथेसिस या ड्रोसोफिला का केस था। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लियोटॉपिज्म, lethal alleles, and our multiple allelism. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द इंटरजेनिक इंटरेक्शन। ये इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का पार्ट था। अगले लेक्चर से हम इंटरजेनिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे, और तब तक इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। और मैंने लेक्चर आपको सिलेबस फॉरवर्ड कर ही दिया था, शेड्यूल फॉरवर्ड कर दिया था। अब डेली बेसिस पे हमारा लेक्चर रहेगा, और सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और एक एक टॉपिक जेनेटिक्स में एक सीडी की फुट टेस्ट की तरह होता है। आप एक टॉपिक मिस कर जाएंगे, आगे के टॉपिक समझ नहीं आएंगे, फिर आप कहेंगे समझ नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आपको सीक्वेंस मैंने दे ही दिया है, डेली बेसिस पे पढ़िए इनको, डाउट आता है पूछिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए।